हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट नंबर 5। इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपके मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे हैं। एक डाउट एक लड़की ने पूछा आज मुझसे, तो मैं वो डाउट क्लियर कर दूं। उसने पूछा कि सर, जो एब्सोल्यूट असाइनमेंट होता है, जो मैंने सेट नंबर 4 में बताया था, असाइनमेंट असाइनमेंट दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट असाइनमेंट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था निखिल शर्मा का। उसने अपनी वाइफ को जो पॉलिसी है वो असाइन कर दी थी, एब्सोल्यूट असाइन कर दी थी। इस केस में प्रीमियम कौन भरेगा? देखो, प्रीमियम वही भरेगा जो जो ओनर है पॉलिसी का। एक बार निखिल शर्मा ने वो पॉलिसी किसी को असाइन कर दी, इसका मतलब वो पर्सन अब ओनर है, चाहे वो उसकी वाइफ हो चाहे वो कोई और हो। जो पर्सन ओनर होता है, जो पर्सन ओनर होता है वही प्रीमियम भरता है। तो ये छोटा सा डाउट था, मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेट नंबर 5। इसमें हम कई टर्मिनोलॉजी जो हैं वो उन्हें देखेंगे, जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट, कंसीलमेंट, बैक डेटिंग, कंटिजेंट बेनिफिशियरी, फंड स्विचिंग, प्रीमियम रीडायरेक्शन। तो आइए इन सब चीज़ों को देखते हैं। पहले देखते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। देखिए, जो मोटर व्हीकल, ये वर्ड हम जनरली यूज़ करते हैं, जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होता है, राइट। मोटर व्हीकल मतलब आपने अपनी गाड़ी का जो है इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उसमें एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर भी होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर क्या होता है? आप मान लो अपनी गाड़ी चला रहे हो, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, आप ये अपनी गाड़ी चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट किसी दूसरी गाड़ी से हो जाता है, यानी आपका गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है जिसकी गाड़ी आपकी गाड़ी से टकराई, अब यहाँ पे देखिए, आप जो हैं वो फर्स्ट पर्सन हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी है ना, तो इसमें तीन पार्टी होती हैं। सबसे पहले ये समझिए कि फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी इसमें कौन होता है। तो फर्स्ट पार्टी जो इसमें होता है वो आप हो, ठीक है, फर्स्ट पार्टी आप हो जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है। सेकंड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी जिससे आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। और थर्ड पार्टी ये पर्सन है जिसकी गाड़ी आपसे टकराई है। और ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, कई बार हम इसे एक्ट ओनली इंश्योरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये मैंडेटरी है, ये करवाना ही पड़ता है। हर व्हीकल ओनर को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। तो अगर मान लो पॉलिसी होल्डर है जो, यानी फर्स्ट पार्टी यानी कि आप, अगर आपकी गाड़ी किसी थर्ड पार्टी, यहाँ पे ये जो गाड़ी है जिससे टकरा रही है ये थर्ड पार्टी है, और ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसका इंश्योरेंस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी से तो आपने लिया हुआ इंश्योरेंस, लेकिन अगर मान लो ये जो पर्सन है इसकी गाड़ी टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसकी गाड़ी का जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर है, इसकी गाड़ी का यानी थर्ड पार्टी का जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर है, वो भी आपकी इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस कवर होता है जिसमें जो इंश्योरर है यानी इंश्योरेंस कंपनी है, वो प्रोटेक्शन देती है आपको अगेंस्ट डैमेज टू द थर्ड पार्टी व्हीकल, राइट। क्योंकि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी मार दी इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली ये पर्सन तो आपसे पैसा वसूलेगा ना। अब ये जो आपसे पैसा वसूलेगा, तो अगर आपका इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी इस पर्सन को जो है वो पैसा दे देगी। तो आप निश्चिंत होकर गाड़ी चला सकते हैं कि थर्ड पार्टी डैमेज आपने कर दिया तो भी इंश्योरेंस कवरेज आपका है। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इज दैट क्लियर? अब इसमें कई सारे वेरिएशन होते हैं कि किसकी गलती है, वो हम उन पे टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाएंगे, वो कोर्ट ऑफ लॉ वाला का मैटर है कि किसकी गलती है। मान लो मेरी गलती नहीं है तब भी मैं दे रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ें हैं। इनफैक्ट इसमें मैं एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो मैं आपको आगे टर्मिनोलॉजी में भी बताऊंगा। मान लो आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, ये आपकी गाड़ी चुपचाप खड़ी है, आप गाड़ी चला नहीं रहे, किसी जो वो है, एक गाड़ी चला के कोई आया और उसने आपकी गाड़ी पे मार दी। आपकी गाड़ी ऐसी ही खड़ी है, मान लो, ये मैं एक आपको केस बता रहा हूँ, एक वेरिएंट बता रहा हूँ। अब आपकी गाड़ी का तो नुकसान हो गया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लोगे, बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे आपकी गाड़ी खड़ी थी चाहे चल ना रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी गाड़ी को किसी गाड़ी ने आके मार दिया और वो गाड़ी यहाँ से भाग गई।
इंश्योरेंस कंपनी के पास आप गए कि देखो मेरी गाड़ी को कोई मार गया, मुझे क्लेम दे दो। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो इस पर्सन के ऊपर केस करे और अपना पैसा वसूले। समझ में आया? तो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि इसके लिए कौन सा टर्म होता है। इंश्योरेंस कंपनी का ये अधिकार है कि वो ये जो पर्सन है इस पे केस कर सकती है, जो आपके बिहाफ पे केस कर सकती है। ठीक है, इसका पूरा अधिकार है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, फिर से रिपीट कर देते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो जो थर्ड पर्सन है जिसकी गाड़ी डैमेज हुई है उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन आपको मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, और आप निश्चिंत होकर जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? एक बार जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब क्लेम फाइल हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर को अपॉइंट करती है। सर्वेयर आता है असेस करने कि कितना डैमेज है और कितना कॉस्ट ऑफ रिपेयर है, उसको एस्टिमेट करने, सारा वेरिफिकेशन करता है और उसके बाद कंपनी आपको क्लेम दे देती है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट, इसलिए हम इसे एक्ट ओनली इंश्योरेंस भी बोलते हैं। चलिए, बंक इंश्योरेंस तो आपको पता ही होगा। बंक इंश्योरेंस का मतलब ये है कि बैंक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचता है। तो दोनों को क्या फ़ायदा है देखते हैं। पहले बैंक लिखते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इंश्योरेंस कंपनी। देखो, इंश्योरेंस कंपनी मान लेते हैं, लेट सपोज कोई कंपनी है, मान लेते हैं टाटा AIG इंश्योरेंस। इनको अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचना है। तो एक तो ऑब्वियसली कैसे बेचेगी, एक तो खुद बेचेगी, अपनी वेबसाइट पे बेचेगी, एडवर्टाइज करेगी कि tata.aig.com पे आओ, प्रोडक्ट खरीदो। या ये जो इंश्योरेंस मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके थ्रू बेचेगी, या जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं जैसे पॉलिसी बाजार, पॉलिसी एक्स वगैरह उन पे बेचेगी, या फिर ये बैंक से टाई अप कर लेगी। बैंक का फ़ायदा ये होता है कि बैंक के पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है। बैंक में बहुत सारे लोग अकाउंट खुलवाते हैं। एक छोटा बैंक भी जो होता है उसमें भी लाखों लोगों के बैंक अकाउंट होते हैं। तो बैंक के पास उन सब के डिटेल हैं, उनके फ़ोन नंबर हैं, उनके ईमेल हैं, सब कुछ हैं। तो बैंक क्या करेगा, आपको SMS ड्रॉप कर देगा कि भाई टाटा AIG का जो इंश्योरेंस है बहुत सस्ता मिल रहा है, ले लो। और मैं बताऊं, मैंने भी बैंक इंश्योरेंस के थ्रू ही लिया था। मेरा जो अकाउंट है वो HDFC बैंक में है। वैसे मेरे 3 अकाउंट हैं, HDFC में भी है, SBI में भी, HSBC में भी है। तो मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, और HDFC बैंक मुझे रोज़ SMS करता था कि टाटा AIG का बहुत ज़बरदस्त हेल्थ इंश्योरेंस है, ले लो। और मैंने ले लिया, और मुझे बहुत कम प्रीमियम देना पड़ा। नॉर्मल लोगों से काफ़ी प्रीमियम चार्ज करते हैं, लेकिन जो मैंने 25 लाख का लिया हुआ है फैमिली फ्लोटर प्लान, उसमें मुझे सिर्फ 15,000 प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये ऑफर चल रहा था। खैर, तो इसमें फ़ायदा ये होता है। अच्छा, बैंक को क्या फ़ायदा है? बैंक को ये फ़ायदा है कि जितने प्रोडक्ट ये बेचेगा, प्रीमियम का एक हिस्सा प्रॉफिट के रूप में बैंक ले लेगा। मतलब बैंक अपना कमीशन ले लेगा बेसिकली। जितने प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी के बेचेगा उतना अपना जो है प्रॉफिट वो ले लेगा। इसे बोलते हैं बंक इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा ये है कि बैंक के कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेंगे। बैंक आपके प्रोडक्ट अगर मार्केट कर रहा है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा उनकी सेल होगी। तो ये बैंक का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है नॉन इंटरेस्ट इनकम कमाने का। नॉन इंटरेस्ट इनकम मतलब बैंक का जो मुख्य कारोबार है वो तो वही है कि भाई लोन देना और डिपॉजिट लेना, लेकिन उसके अलावा भी बैंक काफ़ी तरीके से पैसा कमा सकता है। तो बैंक इंश्योरेंस एक काफ़ी अच्छा तरीका है जिसमें बैंक नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो कमा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बैंक एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। इसको हम बंक इंश्योरेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट। क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट क्या होता है? देखो, इंश्योरेंस कंपनी जो है, आपने जाके अपना क्लेम फाइल कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी का एक कॉस्ट आता है उसमें। जैसे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सर्वेयर का भी कॉस्ट उठाती है, सर्वेयर भेजेगी, सर्वेयर पैसा लेगा इंश्योरेंस कंपनी से। या क्लेम को वेरीफाई करने के लिए या क्लेम को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। तो वो सारी जो कॉस्ट होती है हम उसे बोलते हैं क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट। यानी इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी जो कॉस्ट है क्लेम को प्रोसेस करने में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती हैं, जो एडमिन होते हैं, वो सारी जो कॉस्ट होती है उसको क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट बोलते हैं। और इससे ऑब्वियसली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये खर्चा है जो उन्हें करना पड़ता है, राइट। और क्लेम का जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी रिगोरस होता है। क्लेम जो है उन्हें स्क्रूटिनाइज किया जाता है, अच्छे से देखा जाता है कहीं फेक क्लेम वगैरह तो नहीं है कोई, या टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनको फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये सारे जो कॉस्ट होते हैं उन्हें क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट बोलते हैं। कंसीलमेंट क्या होता है? अंग्रेजी में एक शब्द होता है कंसील करना, मतलब छुपाना। अगर आप कुछ चीज़ हाइड करते हो, छुपाते हो, तो उसे कंसीलमेंट कहा जाता है। तो कंसीलमेंट मतलब है अगर आप कोई चीज़ छुपा रहे हो और रेलेवेंट फैक्ट जो हैं
जो आपको बताने चाहिए वो आप इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को नहीं बता रहे हो, तो उसे कंसीलमेंट कहा जाता है, राइट। तो कई बार जो एप्लीकेंट होते हैं, यानी जिनको पॉलिसी खरीदनी है, वो सही इन्फॉर्मेशन जानबूझ के इंटेंशनली छुपाते हैं। कई बार अनइंटेंशनली भी होता है, राइट। मतलब आपको जो है वो चीज़ पता नहीं, तो आपने वो छुपा ली, आपको पता नहीं था कि वो बताना कितना ज़रूरी हो सकता है, राइट। तो इससे इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो सकता है। लॉस कैसे होगा? इनकी वजह से एडवर्स सिलेक्शन हो सकता है, इस वजह से लॉस हो सकता है। तो कंसीलमेंट होता है ये, और ये जो हमारा राइट है अटमोस्ट फेथ, उसके खिलाफ जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी सवाल आपसे पूछे, कभी आपको छुपाने नहीं चाहिए, कभी उनके आंसर जो है गलत नहीं बताने चाहिए। इसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। कल को आपका अगर वक्त आया क्लेम का, तो वो रिजेक्ट हो सकता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन छुपाई, कंसील करी, तो इसे कंसीलमेंट कहा जाता है। अब है डेटिंग बैक, या जिसे बैक डेटिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बैक डेटिंग इंश्योरेंस का मतलब ये होता है इंश्योरेंस की भाषा में कि आप जो आपकी पॉलिसी है ना, वो आप उसकी जो डेट है वो ऑल्टर कर रहे हो, राइट। तो बैक डेटिंग नाम से पता चल रहा है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो वो एक पुरानी डेट पे ले रहे हो। अब ये पुरानी डेट पे लेने का क्या फ़ायदा है, और इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी क्यों? देखो, इंश्योरेंस कंपनी को तो माल बेचना है, जैसे मर्जी बिक जाए। अब इसमें टैक्स बेनिफिट लेना है आपको, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे यार 1 महीने पहले का दिखा दो। तो ये सब चलता है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बैक डेटिंग चलता है। इसका मैं आपको बड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपको खरीदनी है। अब आप जानते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो आप प्रीमियम भर रहे हो, 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना, वो आपकी नॉन टैक्सेबल हो जाता है। ये है सेक्शन 80C। क्या है ये? सेक्शन 80C। मान लो आज आप बात कर रहे हो 1 अप्रैल, ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को आप गए इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में पॉलिसी को खरीदने, ठीक है। आपने मान लेते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में गए आप, और आपने कहा भाई मुझे टर्म प्लान दे दो, ठीक है। टर्म प्लान आपने लिया 5 करोड़ का, और उस पर आपको साल का जो प्रीमियम भरना है वो कितना भरना है? आपको मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपए प्रीमियम भरना है 1 साल में। वैसे ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 5 करोड़ का अगर प्लान है, तो आपका प्रीमियम मेरे ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 2.5 लाख रुपए जो है वो आपको प्रीमियम भरना है, ठीक है, साल का। तो अब 1 अप्रैल 2022 को आप गए। अब 2.5 लाख पे आपको टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा 2.5 लाख पे। क्यों? क्योंकि आपको 1.5 लाख तक का मिलेगा, तो 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, अब अगर आप 5 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहे हो, तो मतलब अमीर आदमी हो, आप अपनी जान की वैल्यू बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते होंगे, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। तो 1 लाख रुपए पे 30% टैक्स, यानी 30,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा आपको। तो आप इंश्योरेंस कंपनी को ये बोलते हो कि यार एक काम करो, आप, मैं पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल को खरीद रहा हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, 1 अप्रैल की बजाय जो है इसको 31 मार्च कर दो। मतलब ये दिखाओ कि मैंने ये पॉलिसी 31 मार्च 2022 को ली है। अब ये क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2022 मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये दिखा दूंगा कि ये जो 2.5 लाख प्रीमियम भर रहा हूं मैं, ये 1.5 लाख मैंने पिछले साल भरा, और 1 लाख मैं इस साल भर रहा हूं 1 अप्रैल को। तो ये मैं पिछले साल के प्रीमियम में दिखा दूंगा, और ये इस साल के फाइनेंशियल ईयर के प्रीमियम में दिखा दूंगा। तो मेरा 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में है ना, तो इस पर मुझे पूरा 2.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी हाँ ठीक है, हमें क्या मतलब, आपका टैक्स बच रहा है, आपको फायदा है, ठीक है, मेरी तो पॉलिसी बिक रही है, कर लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है बैक डेटिंग का। जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बैक डेटिंग से खरीदते हो, पिछली डेट पे खरीदते हो, जो आज डेट है उससे पिछली डेट पे, 1 महीना पुरानी डेट पे, 2 महीने पुरानी डेट पे खरीदते हो, और ये अलाउड है, इसमें कोई लीगल वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो उसे हम बैक डेटिंग बोलते हैं। और बैक डेटिंग का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि जो वेटिंग पीरियड होता है, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें जो वेटिंग पीरियड है कुछ इलनेसेस के लिए, तो वो आपका जो है वेटिंग पीरियड भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, है ना। मान लो आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें ये है कि भाई प्रेगनेंसी जो है उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है। अब आप 6 महीने पुराना ले रहे हो, 6 महीने पुरानी डेट पे ले रहे हो, तो मतलब वेटिंग पीरियड सिर्फ 1.5 साल का हो गया, 6 महीने तो बीत ही गए एक तरह से आपके। तो इसको बैक डेटिंग बोलते हैं। जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस लिखा है, लेकिन कई इंश्योरेंस पॉलिसी पे हो सकता है बैक डेटिंग, जरूरी नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस पे ही हो। तो उसमें जो है आप जब उसका स्टार्ट डेट है, जब वो ऑल्टर करते हो,
और एक टाइम अर्लियर देन द ओरिजिनल डेट उस पर आप खरीदते हो तो उसको हम डेटिंग बैक या बैक डेटिंग बोलते हैं। इसमें आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो और इसमें जो है कई तरह के और बेनिफिट आप ले सकते हो। एक फ़ायदा ये भी होगा, अगर आप मान लो पुराने साल का करवा रहे हो या 6 साल पुराने या 3 महीने 6 महीने पुराने या 3 महीने पुरानी डेट पे ले रहे हो तो प्रीमियम भी आपको कम भरना पड़ेगा, क्योंकि हर साल प्रीमियम बढ़ जाता है। तो मान लो आप पुरानी डेट पे ले रहे हो तो प्रीमियम उस टाइम का भरोगे फिर, तो ये सब फायदे हो सकते हैं, इसलिए बैक डेटिंग भी चलता है इंश्योरेंस सेक्टर में। चलिए अब हम बात करते हैं कंटिंजेंट बेनिफिशियरी कौन होता है। कंटिंजेंट बेनिफिशियरी तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में या एनुइटी वगैरह के केस में कंटिंजेंट बेनिफिशियरी वो होता है जिसको बेनिफिट मिलता है इन केस ऑफ द डिमाइस ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशियरी। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनो, मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया और मैंने कहा कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो बेनिफिट आप मेरी वाइफ को दे देना, मतलब मेरी वाइफ को मैंने नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। यानी मेरी वाइफ क्या है, प्राइमरी बेनिफिशियरी, कि मेरी मौत का बेनिफिट सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ को मिलेगा। अब मान लो मेरी वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो बेनिफिट किसे मिलेगा, तो कंटिंजेंट बेनिफिशियरी। तो जो पॉलिसी का ओनर है, यहां पे मैं हूं पॉलिसी का ओनर, मैंने अपने स्पाउस को यानी अपनी वाइफ को प्राइमरी बेनिफिशियरी बनाया, लेकिन अगर जो स्पाउस है उसकी भी जो है डेथ हो जाती है तो फिर बच्चे जो हैं वो कंटिंजेंट बेनिफिशियरी हो जाएंगे। तो कंटिंजेंट बेनिफिशियरी जो है उसको प्रोसीड्स मिलेंगे इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशियरी। यहां पे प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन है, वाइफ। अब वाइफ की भी डेथ हो गई तो फिर बच्चे हो जाएंगे कंटिंजेंट बेनिफिशियरी, उनको बेनिफिट मिलेगा, जो डेथ बेनिफिट है वो उन्हें मिलेगा। क्लियर। अब एक वर्ड होता है वेस्टिंग एज। वेस्टिंग एज क्या होता है, जिस एज पे आप पेंशन मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है उसको हम वेस्टिंग एज बोलते हैं। ये इंश्योरेंस कम पेंशन प्लान में अप्लाई होता है। इंश्योरेंस कम पेंशन प्लान जैसे एन्युइटी प्लान। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मेरी उम्र 45 साल है और मैं वरीड हूँ कि मेरे को पेंशन तो मिलेगी नहीं, मान लो मेरी प्राइवेट जॉब है, तो मैंने 60 साल जो है उसमें एक एन्युइटी प्लान ले लिया कि जब मैं 60 साल का हूँ तो मुझे पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। यानी डेफर्ड एन्युइटी ले रहा हूँ ना मैं, क्योंकि 45 का मैं अभी हूँ और इमीडिएट एन्युइटी नहीं अगले महीने से नहीं चाहिए मुझे, तो 15 साल मेरा एक्यूमुलेशन पीरियड होगा, है ना। यानी यहाँ पे मुझे 60 साल से पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी तो 60 मेरी वेस्टिंग एज है। जिस इंश्योरेंस और पेंशन प्लान में, इंश्योरेंस कम पेंशन प्लान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आजीवन मुझे इसमें पेंशन मिलेगी और मेरी डेथ हो गई तो परिवार को जो है अमाउंट मिल जाएगा, लमसम जो मैंने शुरू में दिया है या जो मैंने एक्यूमुलेट करके दिया है। तो वेस्टिंग एज मतलब यहाँ पे वो एज जिसमें आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, इस एग्जाम्पल में 60 साल। अब फंड स्विचिंग की बात करते हैं, बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट है फंड स्विचिंग। देखो मैंने आपको यूलिप में बताया था कि यूलिप में जो आप प्रीमियम भरते हो, पहली बात यूलिप में क्या होता है, यूलिप में आपको जो प्रीमियम होता है वो वापस मिलता है अगर आप सर्वाइव कर गए तो, और अगर आपने अपने सारे प्रीमियम भरे हैं तो वो आपको वापस मिल जाएगा, राइट, ब्याज के साथ। लेकिन वो ब्याज फिक्स नहीं होगा, वो ब्याज जो है मार्केट कंडीशंस पे होगा, ठीक है। तो यूलिप में जो आप प्रीमियम भरते हो उसका एक पार्ट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, जिस भी कंपनी से आपने यूलिप पॉलिसी ली है वो इन्वेस्ट कर देगी उसे, और एक पार्ट जो होता है वो आपके डेथ बेनिफिट में जाता है। इज दैट क्लियर। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है आप अपने रिस्क के हिसाब से उसे बोल सकते हो। मान लो आप रिस्क टेकिंग ज़्यादा हो तो आप कहो कि भाई मैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालूंगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू डेब्ट म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो लेकिन आप एक साल के बाद कहते हो नहीं भाई मेरे को इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं, मेरे को रिस्क बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप एक काम करो डेब्ट म्यूचुअल फंड में डाल दो। यानी आप क्या कर रहे हो, फंड स्विचिंग कर रहे हो। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जितना जोखिम आप लेना चाहते हो, जितना रिस्क आप लेना चाहते हो, उसके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे आपकी होनी चाहिए। यानी ये जो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रही है ये कंपनी, ये आप अपने फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो वो उन्हें बता दो कि आप भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, राइट, कंपेयर टू डेब्ट। डेब्ट में बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स में रिस्क कम होता है कंपेयर टू इक्विटी। तो उसी हिसाब से आप बता दो, तो इसको फंड स्विचिंग बोलते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं, एक यूलिप पॉलिसी होल्डर जो होता है वो जो उसकी इंश्योरेंस कंपनी है उसको बता सकता है कि वो फंड स्विचिंग करना चाहता है, ठीक है, फंड स्विचिंग करना चाहता है, और उसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी फिर उसका जो फंड है उसको उसमें डाल देगी इसकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। जब आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है
तो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। इससे बोल सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे रिस्की इन्वेस्टमेंट डालो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी होता है। लेकिन आपको लगे नहीं अब मुझे पैसे का उतना वो नहीं है, लेकिन पैसा डूबे ना, तो फिर आप बोलो कि भाई जो कम रिस्की हैं जैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड है उनमें डाल दो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाल दो, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर दो। तो आप अपनी कंपनी को बता सकते हैं, इसको हम फंड स्विचिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम रीडायरेक्शन। प्रीमियम रीडायरेक्शन क्या है? प्रीमियम रीडायरेक्शन ये है कि आप यूलिप प्लान में, अब आप जानते हो यूलिप प्लान में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके पैसे का, आपके प्रीमियम का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को ये बोलो कि देखो अभी तक जो हुआ वो हुआ, यानी अभी तक मैंने जो प्रीमियम आपको दिए थे वो आपने अपने हिसाब से जहां ठीक लगे इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अब जो मैं फ्यूचर प्रीमियम भरूंगा जितने भी, मान लो आपकी पॉलिसी 10 साल की है और पूरे 10 साल आपको प्रीमियम भरना है, तो मान लो 5 साल के बाद आपने कहा कि देखो अब तक जितने प्रीमियम भी मैंने आपको दिए वो दिए जो आपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अब जो मैं बचे हुए 5 साल में प्रीमियम दूंगा वो आपको इस वाले फंड में डालने हैं। यानी जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें नहीं, आपको किसी और फंड में डालने, यानी अगेन फंड स्विचिंग कर रहे हो। तो फंड स्विचिंग दो तरह की होती है, एक होता है प्रीमियम रिडायरेक्शन और एक होता है फंड स्विच नॉर्मल। तो दोनों में क्या फर्क होता है? तो पहले प्रीमियम रिडायरेक्शन बताता हूं। प्रीमियम रिडायरेक्शन ये है कि मेरे जितने भी फ्यूचर प्रीमियम हैं, मेरे जितने भी फ्यूचर प्रीमियम हैं, बस उनको आप किसी दूसरे फंड में डाल दो, वो आप बता दोगे कि किस तरह का फंड आपको चाहिए। इसमें जो आपके अभी तक प्रीमियम आपने भरे हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है? इसे बोलते हैं प्रीमियम रिडायरेक्शन। और दूसरा है फंड स्विच। फंड स्विच में यह है कि मैंने जितने प्रीमियम अभी तक भी भरे हैं उन्हें भी वहां से उस फंड से निकाल के, मान लो मोर रिस्की फंड से निकाल के लेस रिस्की फंड में डाल दो। तो उसमें जो आपने अभी तक भी प्रीमियम भरे हैं वो भी, वो फिर उनका जो भी इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो ज़्यादा रिस्की फंड से निकाल के कम रिस्की में डाल दिया जाएगा, और आपके जो फ्यूचर प्रीमियम है वो भी उसी हिसाब से उसमें जाएंगे। तो एक डिफरेंस बस ये होता है, प्रीमियम रीडायरेक्शन, अब मेरा जो प्रीमियम है मैं उसे रीडायरेक्ट कर रहा हूं। अभी तक मान लो मेरा प्रीमियम फंड 1 में जा रहा था, अब मेरा जो प्रीमियम है वो फंड 2 में जाना चाहिए। मुझे फंड 1 पसंद नहीं है तो आप फंड 2 में डालो, ठीक है? क्योंकि फंड 1 मुझे ज़्यादा रिस्की लग रहा है, फॉर एग्जांपल फंड 2 में कम रिस्क है। लेकिन अभी तक जो मैंने प्रीमियम दिए थे वो आप फंड 1 में ही रखो। लेकिन फंड स्विच में मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो मैंने प्रीमियम भरे हैं उन्हें भी आप फंड 1 में से निकाल के फंड 2 में डाल दो। इज दैट क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूं 10 सेकंड में। प्रीमियम रीडायरेक्शन में मेरे जो एग्जिस्टिंग प्रीमियम है वो वहीं पे रहेंगे जहां हैं, मेरे जो फ्यूचर प्रीमियम है उन्हें आप जो है किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दो अब। लेकिन एग्जिस्टिंग वालों को आप उसी में रखो जिसमें डाल रहे थे, फ्यूचर वालों को किसी और फंड में डाल दो। फंड स्विच में क्या है? जो मेरे एग्जिस्टिंग प्रीमियम थे वो फंड 1 से निकाल के 2 में डाल दो, और जो मेरे फ्यूचर वाले होंगे वो भी आप जो है फिर 2 में डालते रहो। तो बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है फंड स्विच में और प्रीमियम रीडायरेक्शन में। क्लियर? तो लोग ये अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से करते हैं। कई बार उल्टा भी होता है, मान लो लेस रिस्की आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, आजकल शेयर बाजार में एक बहुत अच्छी ग्रोथ है, कंट्री जो है वो आरबीआई ने एकोमोडेटिव स्टांस लिया हुआ है तो वो ग्रोथ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो लेस रिस्की में डाल के कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी तो ग्रोथ का टाइम है। तो आप कहोगे भाई लेस रिस्की से मेरा जो है ट्रांसफर कर दो, स्विच कर दो, मोर रिस्की में डाल दो, ये सही टाइम है ग्रोथ का। लेकिन आपको लग रहा है नहीं रिसेशन का टाइम है, पैसा डूब सकता है ये वो, तो आप बोलो नहीं एक काम करो, इक्विटी से निकाल के डेब्ट फंड में डाल दो, यानी मोर रिस्की से निकाल के मेरा लेस रिस्की में डाल दो। तो वो आपकी प्रेफरेंस, आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। चलिए, ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है? ग्रुप इंश्योरेंस होता है जो एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए होता है, जो बड़े बड़ी कंपनियां करवाती हैं। मान लो एक कंपनी है उसमें 1500 लोग काम करते हैं, तो उनका ग्रुप इंश्योरेंस होता है, तो वो सस्ता पड़ता है, राइट? कई बार कानून भी के तहत भी करवाना पड़ता है, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं कि एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होना चाहिए कुछ सेक्टर्स में। तो जैसे कोई रिस्क वाले सेक्टर हैं उनमें एम्प्लॉयर जो होता है, मतलब नौकरी देने वाला जो होता है, जो मालिक होता है, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस भी कराओ, कम से कम इतने रुपए का। तो ग्रुप इंश्योरेंस, तो ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है उसमें एक साथ सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंश्योरेंस हो जाता है, और ग्रुप इंश्योरेंस काफ़ी अफोर्डेबल होता है। अगर आप एक एक पर्सन का, मान लो सोचो 1500 लोगों का आपने इंश्योरेंस कराया, अब हर पर्सन का आप अलग अलग प्रीमियम भरने लग गए, तो सोचिए कितना प्रीमियम हो जाएगा। इसीलिए ग्रुप इंश्योरेंस काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। तो ग्रुप इंश्योरेंस में प्लान्स होते हैं उसी तरह के, और कंपनियां जो हैं वो जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकती वो ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो दे देती हैं। ग्रुप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ का, और हेल्थ इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हो। अब बात करते हैं फंड वैल्यू। फंड तो आप समझ गए ना,
एंडाउमेंट प्लान में या यूलिप प्लान में जो आप अपना प्रीमियम भरते हो उसका एक हिस्सा फंड में डाल दिया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, तो फंड बन जाता है। तो फंड वैल्यू क्या होती है? फंड वैल्यू होता है नंबर ऑफ फंड यूनिट्स इनटू नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। ठीक है, तो इसको मैं बड़े इजीली समझा देता हूं। मान लो आपने LIC से यूलिप प्लान ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है, हमारी सरकारी जो कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की, आपने यूलिप प्लान ले लिया। ठीक है, चलो यूलिप प्लान आपने ले लिया और यूलिप प्लान में आप जो है प्रीमियम भर रहे हो। लेट से आप साल का 20,000 रुपये प्रीमियम भर रहे हो। इस 20,000 में 5,000 रुपया जो है वो आपके डेथ बेनिफिट की तरफ जा रहा है और 15,000 रुपये जो है वो LIC इन्वेस्ट कर रही है। वो LIC क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अब जैसे आपने ये 15,000 दिया, मैं मान लेता हूं कि 10 लोग हैं, ध्यान से सुनना, 10 लोग हैं, तो 10 लोगों ने सबने यही प्लान लिया, तो 10 लोगों का 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना है LIC को, तो टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 1.5 लाख। टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो गया? 1.5 लाख। तो LIC क्या करती है? जनरली एक फंड बनाती है। ठीक है, एक फंड बनाती है। लेट सपोज LIC ने एक फंड बनाया और ये जो फंड है LIC ने बनाया, लेट सपोज 100 करोड़ का, 100 करोड़ का। ठीक है, और 100 करोड़ का जो फंड है उसमें उसको डिवाइड कर दिया बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स में। तो मान लेते हैं 100 करोड़ का फंड जो है वो 1 करोड़ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, यानी एक यूनिट का प्राइस कितना है? 10 रुपए है ना। देखो LIC प्रीमियम को इकट्ठा करेगी और LIC के पास अरबों खरबों रुपए का प्रीमियम आता है, इतने सारे कस्टमर हैं LIC के। तो LIC ने एक फंड बनाया, मान लेते हैं ये फंड ये है, ये 100 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी LIC, बहुत ज्यादा रिस्की। मान लो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, जो कंपनियां डूब भी सकती हैं या जो कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रोथ भी आपको दे सकती हैं, मतलब रिस्की फंड है ऑब्वियसली। और आपकी रिस्क एपेटाइट भी वही है। आपने LIC को बोल रखा है भाई मैं तो देखो बहुत रिस्क टेकिंग पर्सन हूं, रिस्क है तो इश्क है, तो आप जो मेरा पैसा है ना वो रिस्की उसमें इन्वेस्ट करो। तो LIC बोली जैसी आपकी मर्जी। तो LIC ने 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया, किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 15,000, जो जैसे जितना प्रीमियम दे रहा है। ये 100 करोड़ रुपया LIC रिस्की कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी। यहां तक क्लियर है? चलो, अब ये 100 करोड़ रुपया जो है LIC इन्वेस्ट करेगी। आपने कितना पैसा दिया? आपने 15,000 रुपये जो है वो फंड में आपके आ गए। इस 100 करोड़ में 15,000 आपका है। अब LIC ने क्या करा? इस फंड को 1 करोड़ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू है 10 रुपये। तो 15,000 रुपये अब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितने यूनिट मिले? आपको 1500 यूनिट मिल गए। इज दैट अंडरस्टूड? यानी इस फंड में 1 करोड़ में से 1500 यूनिट आपके हैं। ठीक है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इस 10 रुपए को बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। इस 10 रुपए को बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। अब एक बात बताओ, LIC ने यह पैसा इन्वेस्ट कर दिया है ना, LIC ने ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट कर दिया और ये पैसा डबल हो गया। जिन भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता, छोटी छोटी, वो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, वो किया, ये पैसा डबल हो गया। यानी LIC ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू डबल हो गई। तो LIC ने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था और ये जो है 200 करोड़ अब हो गया। 200 करोड़ हो गया, यानी आपकी जो नेट एसेट वैल्यू थी एक यूनिट की वो कितनी थी? पहले 10 रुपए थी ना, अब कितनी हो गई? अब 200 करोड़ हो गया। तो 200 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 1 करोड़, यानी 20 रुपए, यानी आपको 100% का रिटर्न मिल गया। वैसे एग्जैक्टली 100% नहीं होता, क्योंकि LIC इसमें कुछ पैसा माइनस भी करती है, उनका ऑपरेशनल एक्सपेंस भी तो होते हैं। ये इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने लोग रखे होंगे, मैनेजर रखे होंगे, उन्होंने वो पूरे कंप्यूटर लगाए होंगे, जमीन ली होगी, वो रेंट पे हेडक्वार्टर लिया होगा, वो लिया होगा, तो वो खर्चे भी होते हैं, थोड़े बहुत वो माइनस कर लेगी। तो आपको रफली 80-90% का रिटर्न इसमें मिल जाएगा। यानी आपकी जो एक यूनिट की वैल्यू है वो कितनी थी? पहले 10 रुपए थी ना, अब वो वैल्यू मान लेते हैं 20 रुपए हो गई।
और 1 रुपया LIC ने अपना काट लिया जो एक्सपेंस होता है, तो 19 रुपये हो गई। तो ये 19 रुपये क्या है, आपकी नेट एसेट वैल्यू है। और टोटल फंड वैल्यू कितनी है आपकी, आपको कितने यूनिट मिले थे, आपको जो है 1500 यूनिट मिले थे। आपकी 15,000 की इन्वेस्टमेंट थी ना, 1500 यूनिट इंटू 19, ये आपकी क्या हो गई, टोटल फंड वैल्यू। टोटल फंड वैल्यू, इज दैट अंडरस्टूड। चलो अगर 1 रुपया एक्सपेंस हटा दें कैलकुलेशन के लिए, मान लेते हैं कि LIC का कोई खर्चा नहीं है ऑपरेशनल, तो ये 20 रुपये हो गई ना, तो 1500 इंटू 20, ठीक है, यानी कि 30,000। तो एक तरह से आपने 15,000 जो इन्वेस्ट किए थे हाई रिस्क एसेट्स में, जो उसमें फंड में 100 करोड़ वाले में, 15,000 आपके कितने हो गए, 30,000 हो गए। तो आपकी नेट एसेट वैल्यू कितनी हो गई, नेट एसेट वैल्यू आपकी जो एक शेयर की, अब ये शेयर है क्योंकि उसने क्या किया था LIC ने, उनको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था, मतलब मल्टीपल शेयर में उसको डिवाइड कर दिया था। तो 10 रुपये का जो है वो आपको 20 रुपये हो गया। समझ में आया। तो टोटल फंड वैल्यू क्या है, तो जो पॉलिसी की वैल्यू होती है हम उसे फंड वैल्यू बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में जो आपने पैसा होल्ड किया हुआ है फंड्स में, वो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे नेट एसेट वैल्यू। यहां पे नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये थी, अब नेट एसेट वैल्यू 20 रुपये हो गई है। तो पहले आपकी फंड वैल्यू कितनी थी, फंड यूनिट्स कितने मिले थे आपको, 1500, तो पहले थी 15,000, या आपने इन्वेस्ट किए थे 15,000, और अभी कितनी है, नेट एसेट वैल्यू आपकी 10 से 20 हो गई है, और फंड यूनिट्स कितने थे आपके पास, 1500, तो अब हो गई है 30,000 रुपये। इज दैट क्लियर। तो ऐसे काम होता है ये। तो नेट एसेट वैल्यू अब आपको समझ में आ गई। नेट एसेट वैल्यू मतलब जो मार्केट वैल्यू है ईच यूनिट की। एक यूलिप प्लान में जो हर यूनिट की जो मार्केट वैल्यू है उसे नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। और इवन म्यूचुअल फंड में भी यही कंसेप्ट होता है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो नेट एसेट वैल्यू ही कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब लिखा है। मान लो आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं फंड ए में, उसकी नेट एसेट वैल्यू 20 है, तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे, आपको 500 यूनिट मिलेंगे, ठीक है। तो और अगर उल्टा भी सच है, आपको अगर अपनी फंड वैल्यू निकालनी है तो 500 यूनिट आपने खरीदे हैं, एक की नेट एसेट वैल्यू 20 है, तो आपने मतलब 10,000 रुपये आपके फंड वैल्यू है। और ये हर दिन चेंज होती है, ये हर दिन चेंज होती है। ये जो 10 से 20 आया, ऐसा नहीं है एकदम से हो गया। मान लो 6 महीने में हुआ, ये नेट एसेट वैल्यू 10 से 20 हुआ, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो करी हुई है LIC ने हाई रिस्क कंपनीज में, वो हर रोज चेंज होगी ना। कंपनी का फ्यूचर तो हर रोज चेंज होता है। तो ये नेट एसेट वैल्यू आपकी एक गिवन डे पे होती है कि उस दिन आपकी नेट एसेट वैल्यू कितनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लीनियर पैटर्न में बढ़े। ये भी हो सकता है कि नेट एसेट वैल्यू 10 से पहले 9 हो जाए, 9 से 11 हो जाए, 11 से फिर 13, ऐसे करते करते 20 पहुंच जाए। तो वो अगेन मार्केट पे डिपेंड करता है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, जिन कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। अनअर्न्ड प्रीमियम क्या होता है, बड़ा अच्छा टर्म है ये, अनअर्न्ड प्रीमियम। अनअर्न्ड प्रीमियम जो होता है वो आपके ओवरऑल प्रीमियम का वो हिस्सा होता है जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट में काउंट अभी नहीं किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो आपने मान लो 1 जनवरी 2022 1 जनवरी 2022 को आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का 1 साल के लिए प्रीमियम भरा 10,000 रुपये, है ना। तो कंपनी क्या करेगी, क्या ये 10,000 रुपये को वो तुरंत अपने प्रॉफिट में काउंट कर लेगी, नहीं, वो इसको अपने प्रॉफिट में काउंट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसको 31 दिसंबर 2022 तक आपको प्रोटेक्शन देना है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन देना है। अब मान लेते हैं 31 दिसंबर 2022 तक आप बीमार नहीं पड़े, आपने कोई क्लेम वो नहीं किया, तो फिर 1 जनवरी 2023 को वो अपने इसको प्रॉफिट में काउंट कर लेगी, ठीक है। वो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो अनअर्न्ड प्रीमियम क्या है, ये जो 10,000 प्रीमियम आपने भरा है 1 जनवरी 2022 को, ये अनअर्न्ड है। ये प्रीमियम तो है, लेकिन अभी हम इसको अर्निंग में नहीं काउंट करेंगे, अपने प्रॉफिट में काउंट नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हमने कमा लिया, पहले वो टाइम बीतने दो। वो जो जितने टाइम के लिए आपने ये लिया है वो उसको बीतने दो, उसके बाद फिर हम इसे काउंट करेंगे, तो फिर हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगी। अब ये 1 साल अगर बीत गया तो 1 जनवरी 2023 को अब मेरी कोई लायबिलिटी इस 10,000 पे नहीं है, तो फिर मैं इसे अपने उसमें प्रॉफिट में काउंट करूंगा, अपनी अर्निंग में काउंट करूंगा। तब तक ये मेरी बैलेंस शीट में अनअर्न्ड प्रीमियम के रूप में रहेगा।
यानी प्रीमियम तो है मेरे पास ये, लेकिन अनअर्न्ड है भी, क्योंकि इसकी टर्म अभी खत्म नहीं हुई है। तो मैं इसको अभी तो लायबिलिटी ही मानूंगा, लेकिन जब वो टर्म खत्म हो जाएगी फिर मैं इसे अपनी अर्निंग में काउंट करूंगा अपनी बैलेंस शीट पर। क्लियर? अब बात करते हैं वेस्टिंग बोनस क्या होता है। देखो, वेस्टिंग बोनस जो है, मैंने आपको एक सरेंडर वैल्यू बताई थी। सरेंडर वैल्यू भी दो तरह की होती है। तो उसमें जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू था, मैंने आपको बताया था कि जो पेड अप वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, जितने प्रीमियम आपको भरने हैं और जितने आपने भर दिए हैं उस हिसाब से आपकी पेड अप वैल्यू होती है। मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, सम अश्योर्ड 10 लाख है, और आपने 30% प्रीमियम भरे हैं अभी, तो उसकी जो पेड अप वैल्यू हो गई वो 10 लाख नहीं, वो 3 लाख ही हुई, क्योंकि आपने 30% प्रीमियम भरे हैं सिर्फ। तो वो पेड अप वैल्यू भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है ना। तो वो पेड अप वैल्यू प्लस एक बोनस होता है, उस पर सरेंडर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट होता है कि आपको वापस कितना पैसा मिलेगा अगर आप पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं। ये बोनस क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसी को बोलते हैं वेस्टिंग बोनस। जैसे जैसे समय बीतता है हर साल आपको एक बोनस मिलता है। तो वेस्टिंग बोनस जो होता है वो आपकी पॉलिसी में ऐड होता जाता है और वो आपको मिलता है ऑन मैच्योरिटी या ऑन डेथ। अब यहाँ पे देखो, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021 था उसमें इस हिसाब से वेस्टिंग बोनस मिल रहा था। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये LIC का है, तो ऐसे अलग अलग कंपनियों का होता है वेस्टिंग बोनस। तो आपने मान लो LIC की पॉलिसी ले रखी है, मान लो आपने जीवन आनंद प्लान लिया हुआ है LIC का, है ना। तो इसमें आप हर 1,000 रुपये जो आपका सम अश्योर्ड है, मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड करवाया हुआ है और आप उस पर प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है। तो हर एक साल आपका जो एंडोमेंट प्लान है ना, उसमें ये बोनस ऐड हो जाएगा। अगर आपने मान लो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का लिया हुआ है, जैसे 10 लाख का लिया है, तो फिर जीवन आनंद में 37 रुपये हर 1,000 रुपये पे आपको बोनस मिलेगा हर साल कंप्लीट होने पे। तो पहला साल कंप्लीट हो गया आपका, हर 1,000 रुपये पे 37, यानी 10 लाख पे कितना मिलेगा, 37,000 हो गया। ये 37,000 रुपये बोनस आपने कमाया है, ये 37,000 रुपये बोनस आपने कमाया है। ये 37,000 आपके उसमें ऐड हो जाएगा, जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना उसमें ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अलग अलग पॉलिसी, जीवन सुरभि, जीवन अनुराग, जीवन रक्षा, सबके अलग अलग तरह के वो होते हैं। तो ये बोनस ऐड हो जाता है आपके बेनिफिट के अंदर। तो वेस्टिंग बोनस एक बोनस होता है जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को देती है, राइट। और वेस्टिंग बोनस जो होता है वो एक बेनिफिट है एक तरह का जो आपको मिल रहा है। ये आपको मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट या जो मैच्योरिटी बेनिफिट है उसमें मिलता है। लेकिन अगर आप इसको पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे तो फिर इसको पेड अप वैल्यू में ऐड कर देते हैं और सरेंडर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपको थोड़ा सा पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है। तो ये बोनस होता है, इसको बोलते हैं वेस्टिंग बोनस। वेस्टिंग मतलब साफ है, समय के साथ इंश्योरेंस कंपनी आपको एक बोनस देती है, वो जितना आपका सम अश्योर्ड है उसके हिसाब से आपको मिलता है और वो आपके बेनिफिट में ऐड होता रहता है। अब बात करते हैं सबरोगेशन। एक तो मैंने आपको सबरोगेशन बताया था, जो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन था वो क्या था कि मान लो आपकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई, तो आप सबरोगेशन मतलब सिंपल होता है ट्रांसफर। आपकी गाड़ी 15 लाख रुपए की है, आपने इंश्योरेंस कराया, पूरी गाड़ी तबाह हो गई, पूरी एकदम बहुत ज्यादा तबाह हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 15 लाख दे दिए, लेकिन फिर वो बची हुई जो गाड़ी है वो इंश्योरेंस कंपनी की हो गई, ठीक है। आप उसको स्क्रैप को बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इसको बोलते हैं सबरोगेशन। एक सबरोगेशन और होता है, वो क्या, मैंने आपको बताया ना कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था। तो पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी को सू कर सकती है और अपना थोड़ा सा नुकसान की भरपाई कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट पर्सन हो, आप गाड़ी चला रहे थे और आपकी गाड़ी को कोई दूसरा ठोक गया, गलती पूरी तरह से इसकी है, यानी थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी कौन है, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है, थर्ड पार्टी आपकी गाड़ी को ठोक गई। अब ये थर्ड पार्टी की गलती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा तो दे देगी, लेकिन फिर इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे इस पे केस कर देगी और इससे पैसा वसूलेगी, ठीक है। तो सबरोगेशन में एक लीगल राइट है, किसका,
इंश्योरेंस कंपनी का कि वो फर्स्ट पार्टी के बिहाफ पे सेकंड पार्टी जो है यानी इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है और पैसा वसूल सकती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप केस कर दो इसके ऊपर कि भाई तूने एक्सीडेंट करा, ये वो, तू मतलब वो दे पैसा, लेकिन आप नहीं करोगे, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी करेगी, क्योंकि नुकसान तो इंश्योरेंस कंपनी का हो रहा है ना, आपका तो वैसे भी नहीं हो रहा। आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी का ये लीगल राइट है कि वो लीगली परसू कर सकती है थर्ड पार्टी को जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डैमेजेस। इसको बोलते हैं सबरोगेशन। तो ये था हमारा वीडियो सेट नंबर 5 इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी का। इसमें हमने आगे बढ़ाया अपना इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी और कई सारे हमने टर्म्स देखे इंपॉर्टेंट इसमें। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी सेट नंबर 6 में इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।